डे नंबर 6 है आज और हम वर्क पावर एनर्जी पढ़ रहे हैं। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी का कुछ लास्ट पार्ट रह गया था तो वही आज वापस से कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो चलो आओ बच्चों देखते हैं। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी में मैंने वर्क के बारे में बहुत कुछ बता दिया था आपको और आज आगे इसकी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम, है ना। जैसे वर्क पावर एनर्जी में मैं थोड़ा बेसिक बता दूं कि वर्क पावर एनर्जी में हमने ये देखा कि F.ds होता है ना। और जब इसको ओपन करते हैं तो Fs cos थीटा होता है। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड और ये इसके बीच का एंगल, ये वेक्टर फॉर्म में। और भी काफ़ी सारी चीज़ें देख ली थी हमने और फिर अलग अलग वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे हमने कि टेंशन के द्वारा कितना वर्क होगा, फ्रिक्शन के द्वारा कितना वर्क होगा, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम देख चुके थे। ओके, और भी कई है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया, है ना, बॉडी ने कितना वर्क किया, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में देख चुके थे, है ना। आज उसी से रिलेटेड थोड़ा सा आगे चलते हैं। उसके कुछ क्वेश्चंस रह गए थे यहाँ पे ही, इस टाइम वीडियो रुक गई थी अपनी, तो अब इसके आगे देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देखो थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि क्वेश्चन अच्छे से देखें। ठीक है, ए बैलिस्टिक्स डेमोन्स्ट्रेशन ए पुलिस ऑफिसर्स फायर ए बुलेट ऑफ 50 ग्राम। 50 ग्राम की एक बुलेट फायर करता है कितनी की स्पीड से? 200 की स्पीड से ऑन सॉफ्ट प्लाईवुड थिकनेस ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो वर्क पावर एनर्जी थ्योरम जो हमारी थी, वर्क पावर एनर्जी थ्योरम थी, उसमें क्या था भाई? W ऑल मतलब वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी था, है ना। तो ये हमने वर्क पावर एनर्जी थ्योरम में पढ़ा था और इसका यूज करके इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड है, देखो ये कैसे हैं। 50 ग्राम की बुलेट है और 200 की स्पीड से वो सॉफ्ट आयरन बुलेट में थिकनेस 2 सेंटीमीटर में इंसर्ट हो गई है ना। इमर्ज विथ ओनली 10% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट? तो क्या इमर्जेंट स्पीड होगी जब वो उसके अंदर जाएगी प्लाईवुड के अंदर, तो उसकी क्या स्पीड होगी? ठीक है, जबकि वो कितना कंज्यूम करती है, मतलब उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इतनी रहती है, बाकी लॉस हो जाती है। तो देखते हैं, देखो क्वेश्चन आंसर करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जब वो फायर किया, जब उसकी गन से जब गोली निकली, हमारी बुलेट निकली, है ना, तो उस टाइम उसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी? 200 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इसका मतलब उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, है ना। तो कितनी? उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल लो पहले। तो हाफ m अपना 50, तो 50 डिवाइड बाई 1000 इंटू v वेलोसिटी 200 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी थी आपकी इनिशियली, है ना। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, यहां से कैलकुलेट कर लो और 1/2 50 200 इंटू 200 इंटू डिवाइड बाई 1000, ऐसा है ना। तो कैलकुलेट कर लो, ठीक है। और ये गया 2 से 2, तो 50 इंटू 20, 50 इंटू 20 1000 जूल इसकी काइनेटिक एनर्जी थी इनिशियली। ओके, अब देखते हैं इसमें ये बोल रहा है कि इसका सिर्फ 10% ही, जब प्लाईवुड के अंदर जाती है ये गन, है ना, जब ये प्लाईवुड के अंदर जाती है, कोई भी प्लाईवुड मान लो, उसके अंदर जब इंसर्ट हुई, ठीक है, तो इसके टाइम, इस टाइम क्या थी काइनेटिक पर 10% काइनेटिक एनर्जी किसकी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का 10%। तो 10% ले लो, 10% ऑफ KI मतलब इनिशियल का, तो 10% लेंगे तो हम 1000 का 10% कितना हो गया? 100। 1000 का 10% कितना हो गया भाई? 100 हो गया, है ना। तो 100 जूल काइनेटिक एनर्जी से वो आपके पास इसके अंदर प्लाईवुड के अंदर गई हो। अब इस टाइम वेलोसिटी चाहिए, तो इस काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv स्क्वायर के बराबर कर दो। तो ये अपना 100 इक्वल टू हाफ m अपना वही 50 ग्राम ही अभी भी, है ना। तो 50 डिवाइड बाई 1000 kg में ले लिया, v स्क्वायर हमें पता करना है ना। ये भी फाइनल। अब यहां से पता कर लो, तो देखो कितना आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा लगभग 200, ठीक है, 200 और 00 उधर गया डिवाइड बाई 5 और ये 24, 4000 इक्वल टू VF का स्क्वायर। तो VF का स्क्वायर इक्वल टू 4000 है, तो VF कितना आएगा? लगभग अपना 4000 का मतलब है
60 और 1000 का मतलब 63 के आसपास आएगा, ध्यान रखना इसका, है ना, लगभग 63 पॉइंट कुछ आएगा, क्योंकि 60 का कितना 3600 हो गया और फिर बचा कितना 400 अराउंड, है ना, तो अपना वही 63 के आसपास अराउंड मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, ध्यान रखना। तो ऐसे आप वेलोसिटी फाइंड कर लोगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। इसमें है, इस क्वेश्चन में है कि आपको एक पार्टिकल दिया हुआ है एम मास का मूविंग विद वेलोसिटी ये, तो उसकी जो वेलोसिटी दे रखा है वो रूट ऑफ ए एक्स दे रखा है। अब देखते हैं ए क्या है। ए इज ए कांस्टेंट है, टोटल वर्क डन बाय द ऑल फोर्सेस ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसका वर्क डन निकालना है। तो अपना वही W चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू W ऑल, ये वाला लगा दो, है ना, काइनेटिक थ्योरम लगा दो अपनी। तो इसमें क्या होगा देखो, अब इनिशियली अब यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए 0 पे, 0 पुट करोगे ये 0 हो जाएगा। x इक्वल टू d पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए, d पुट कर दो तो a रूट ऑफ d हो जाएगा आपका। ये वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे अब देखो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपको पता है हाफ m v vf फाइनल वेलोसिटी vf a d स्क्वायर, a रूट ऑफ d का स्क्वायर माइनस ऑफ 0 का स्क्वायर, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपका आ जाएगा यहाँ से हाफ m a स्क्वायर, रूट से d हट गया तो d, रूट हट गया स्क्वायर से तो d आ गया, तो ये आया, ये W ऑल आ गया आपका। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है अपने को, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू W ऑल। तो वर्क डन निकालने के लिए कभी कभी काइनेटिक एनर्जी का यूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी चेंज इन ये काइनेटिक एनर्जी का जो थ्योरम था हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली आपको किसी पोजीशन के अलोंग मतलब बताई जाती है एक तरह से, मतलब किसी की पोजीशन कोई रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो उस पर कितनी एनर्जी होगी या फिर कौन कौन सी एनर्जीज वहाँ पे हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी वो भी बताती है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए। कंजर्वेटिव फोर्सेज कौन से, जो हमेशा कंजर्व रहते हैं, ऐसे फोर्सेज जैसे ग्रेविटेशनल हो गया, है ना, और अपना जैसे और भी है, जैसे ग्रेविटेशनल हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट हो गया, है ना, काफी सारे ऐसे फोर्सेज जो कंजर्व रहते हैं हमारे, है ना। तो कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हुई, है ना। अब हमने जो अभी फोर्सेज पढ़े हैं, तो फोर्सेज को एक अलग तरीके से और देख सकते हैं हम। एक तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, एक कंजर्वेटिव फोर्सेज और एक सेंट्रल फोर्सेज। सेंट्रल फोर्सेज जो कि उनकी डायरेक्शन है ना वो होती है सेंटर की तरफ, है ना। जैसे सन के अराउंड हमारा अर्थ चक्कर लगा रहा है तो वो एक रोटेशन मतलब कर रहा है मोशन, है ना, तो उसका सेंटर की तरफ एक फोर्स है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। जो सेंट्रल फोर्सेज होते हैं, जो सेंट्रल फोर्सेज होते हैं ना, जो सेंट्रल फोर्सेज होते हैं वो ऐसा कुछ होता है, मतलब कुछ भी हो, यहाँ पे मास हो या कुछ भी हो, है ना, वो 1/r की पावर n का प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पे हो सकता है क्वांटिटी m हो, या हो सकता है कोई चार्ज हो सकता है कुछ और चीज हो, है ना। तो ऐसा वो रेडियस जहां से वो सेंटर की जो डिस्टेंस है उसके एंटी प्रोपोर्शनल होता है, वो ध्यान रखना। तो ऐसे सेंट्रल फोर्सेज, बट ये सेंट्रल जो फोर्सेज होते हैं वो एक तरह से इसी का पार्ट है अपना, ये कंजर्वेटिव फोर्सेज का है। अब कंजर्वेटिव फोर्सेज, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज क्या होते हैं ये बताता हूं मैं। कंजर्वेटिव फोर्सेज वो होते हैं जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं कि आपका पाथ क्या रहा, वो ये बोलते हैं कि कितना फोर्स लगा बस। ठीक है, ओवरऑल जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट था ना, डिस्टेंस पाथ पे डिपेंड करती थी, डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता था, वैसे ही कंजर्वेटिव फोर्सेज है जो पाथ पे डिपेंड करते हैं वो कंजर्वेटिव, वो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, और जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेज में वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। ठीक है भाई, किस पाथ से आया उससे कोई मतलब नहीं है, वर्क डन होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है, वर्क डन डिपेंड ऑन द पाथ, ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल, जैसे इसके एग्जांपल है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, आप किधर से भी ले जाओ mgh हुआ, आप सीधे सीधे ले जाओ तब भी mgh, कितनी h तक लेके गए वो, तो उसमें एनर्जी कितनी स्टोर हुई या उसका वर्क डन कितना हुआ, mgh, है ना। अब पाथ कैसे भी लेके आया हमने घुमा के, लेकिन उसका क्या हुआ, वर्क कितना हुआ, mgh। ठीक है, ये इसका एग्जांपल जैसे पाथ, जैसे फ्रिक्शन में क्या होता है, म्यू कोफिशिएंट होता है, वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पाथ कवर किया है, म्यू की वैल्यू क्या रही है ना।
तो वो रहेगा उसमें, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल फ्रिक्शन है, ठीक है। जैसे इसमें है ना वर्क डन इन राउंड ट्रिप में इसका वर्क डन कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स में जो टोटल वर्क डन होता है अपना वो 0 होता है ना। बट इसमें क्या होता है, नॉट 0, क्यों? क्योंकि जैसे फ्रिक्शन वगैरह है, राउंड ट्रिप में कभी भी वो नहीं होता, क्योंकि वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना पाथ घूमा, है ना, वही है। तो इसमें ध्यान रखना राउंड ट्रिप जैसे नॉट 0 होगा, इसका वर्क डन कितना होगा, नॉट 0। क्यों? फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन डिपेंड करता है पाथ पे, है ना, दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच की सरफेस पे डिपेंड करता है, ओके। अब जैसे यहाँ पे ये बोल रहा है सेंट्रल फोर्सेस, जैसे इसके और भी एग्जांपल सेंट्रल फोर्सेज है, स्प्रिंग फोर्सेज है, सभी क्या हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेज है, ठीक है। और इसमें जो फोर्सेज है, फोर्सेज विच वेलोसिटी डिपेंडेंट इन नेचर, ध्यान रखना जो भी फोर्सेज है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट नेचर के होते हैं, ध्यान रखना, ओके। जैसे ड्रैगिंग फोर्स, विस्कस फोर्स, है ना, ये सारे के सारे। कंजर्वेटिव फोर्सेज में विद इन अ सिस्टम काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कैन चेंज। कंजर्वेटिव फोर्सेज में या फिर कंजर्वेटिव सिस्टम में आप काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे से चेंज कर सकते हो, लेकिन ओवरऑल टोटल एनर्जी जिसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, है ना, वो आपकी कंजर्व रहेगी हमेशा। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी के लॉसेस हो सकते हैं। जैसे एज ए हीट, है ना, कि वो वहां से मूव हो रहा है तो वहां पे हो सकता है हीट प्रोड्यूस हो रही हो, है ना, तो एज ए हीट डिसिपिएट हो सकती है हमारी, है ना, तो ऐसे उसमें कुछ ना कुछ लॉसेस हो सकते हैं, तो ये कंजर्व नहीं रहेंगे। और देख लेते हैं, वर्क डन इज कंप्लीटली रिकवरेबल, ये रिकवरेबल है बट ये रिकवरेबल नहीं है। जितना का जितना हमने मतलब वर्क किया उतना एनर्जी कन्वर्ट होना, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं, ओके। तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव आपने ढंग से समझ लिया होगा। अब बात करेंगे हम कंजर्वेटिव, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन हुई है कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए। चलो आगे आते हैं, अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। मैंने बोला अभी अभी कि पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइन हुई है, कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए। तो ध्यान रखना, आओ अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं हम, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो देखो, एनर्जी पॉजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन के अकॉर्डिंग इसको बताया गया है। जैसे आपने कभी सुना होगा कि पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए होती है, जैसे mgh, h है ना उसमें, है ना, या फिर और भी हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब आ रहा है उसमें, मतलब डिस्टेंस या फिर पोजीशन कहीं ना कहीं उसमें रोल होता है, तो उसका ये तो पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इस पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया गया है। दूसरा चीज बड़ा इंपॉर्टेंट ये वाला, चलो पहला दूसरा पॉइंट देख लो। देखो ये रिलेटिव क्वांटिटी है, ध्यान रखना, इसमें रिलेट करते हैं भाई किस रेफरेंस से, कहां से, रेफरेंस कहां से माना आपने और कहां तक की देख रहे हैं। मान लो ये पेन है, मैंने यहां से माना, यहाँ पे है ना 5 मीटर की हाइट पे है ये, और मैं ग्राउंड से लूं तो हो सकता है 8 मीटर की डिस्टेंस पे हो, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आपने 5 लिया है या 8 लिया है, ठीक है। तो ये एक तरह से रिलेटिव क्वांटिटी है, ध्यान रखना, ओके। तीसरी चीज इसमें, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये किसके लिए है भाई, ये ओनली ऑन कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए है, ओके। कंजर्वेटिव के अलावा यदि कोई और फोर्स की बात करूं मैं, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी। लाइक फ्रिक्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिख सकते हम, ओके, ध्यान रखना ये बातें। चलो नेक्स्ट, क्योंकि ये बातें ना आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन करने में काम में आएगी भाई, ध्यान रखना। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट एनी पोजिशन in conservative force field is defined as the external work done against the action of conservative force in order to shift a from certain reference point. Potential energy is 0 to the present position. ये बोल रहा है, इस पॉइंट का बड़ा मतलब है, वैसे ये ग्रेविटेशनल में भी हम वापस बताऊंगा मैं, अभी आएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, तो उसमें भी आएगा। ये बोल रहा है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी वो डिफाइन होती है किसी रेफरेंस पॉइंट पे, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी, मान लो रेफरेंस पॉइंट ये मान लिया मैंने, ये इस बोर्ड का मान लिया, यहाँ पे ये 0 है, ठीक है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0। अब जैसे ही भी हमने कुछ वर्क किया, एक्शनल वर्क किया हमने, तो उसके अगेंस्ट, उसके एक्शन में, मतलब यहाँ से यहाँ पे इस साइड तक लेके गया हम, तो यहाँ पे मैंने वर्क किया कितना, mgh, है ना, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी आई होगी इसमें, mgh, उसके वर्क डन के बराबर आई होगी, ध्यान रखना, ये बात बोल रहा है वो, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी कंजर्वेशन ऑफ द फोर्स फील्ड इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेज इन मूविंग बॉडी फ्रॉम द प्रेजेंट पोजीशन टू
रेफरेंस बॉडी, ध्यान रखना। अब ये बोल रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है कंजर्वेटिव फोर्सेज में वो किसके इक्वल होती है, आपके वर्क डन के, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेज इन मूविंग बॉडी। ध्यान रखना ये स्टेबल इसके लिए नहीं है, ये इसके लिए भी है कि पोटेंशियल एनर्जी आप किसी मूविंग बॉडी में, किसी मूविंग बॉडी के लिए जितना वर्क डन होता है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो, लेकिन किसके लिए, ओनली कंजर्वेटिव हो, उसमें जो फोर्सेस वगैरह लगे हों वो क्या हो, कंजर्वेटिव हो। ओके, जैसे एक इंक्लाइन प्लेन हो और वहां से एक ब्लॉक छोड़ दिया मैंने और h हाइट थी उसकी, ये इंक्लाइन की l लेंथ थी है ना, तो वहां पे मैंने m कोई मास है वो छोड़ दिया तो वो नीचे आ गया यहाँ पे है ना, इसका मतलब उसका जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी होगी, mgh। ये l नहीं लेंगे, ये वाली h लेंगे, वर्टिकल वाली, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो किधर लग रहा है, इधर की साइड है ना, वर्टिकल लग रहा है, तो हम वर्टिकल में ही डिस्प्लेस कितना हुआ, h हाइट तक। समझ गए? अभी एग्जांपल से और समझ लेंगे हम। चलो भाई, अब आता है रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है और पोटेंशियल एनर्जी आपकी ऐसे है। ठीक है, तो देखो इसको जब हम लिखेंगे तो फोर्स इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट बोलते हैं इसको, ग्रेडियंट ऐसे उल्टा एरो लगा होता है अपना डेल्टा का, ठीक है, माइनस ऐसा ग्रेडियंट u, इसका मतलब है, या फिर ऐसे लिख दो माइनस ग्रेडियंट u, इसका मतलब है कि डेल का जो u का है ना वो डिफरेंशिएशन है, पार्शियली डिफरेंशिएशन, मतलब इसमें x आएगा तो x के साथ करेंगे, y का आएगा तो y के, z आएगा तो z के साथ, मतलब इसको जब ओपन करे हुए तो ऐसे लिखोगे, ध्यान रखना, इक्वल टू f, माइनस के साइन के साथ, ध्यान रखना ये माइनस का साइन इसके साथ भी है, माइनस माइनस माइनस, क्योंकि नेगेटिव का साइन रहेगा तो माइनस डी ओपन डी एक्स, डी ओपन डी वाई, डी ओपन डी जेड, आई जे के साथ लिखेंगे और ये आपका फोर्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ये वाला फोर्स इक्वल टू डी ओपन डी एक्स, माइनस के साथ जब u निकालना हो तो डी इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स, ये लिख सकते हैं। ओके, तो अब जब हम उसका इंटीग्रल करेंगे तो कुछ लिमिट लगा देंगे इनिशियल से फाइनल तक, इसमें भी इनिशियल डिस्टेंस से फाइनल डिस्टेंस आ गई, ये देखो ये पोजीशन आ गई, यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो कभी भी पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में रिलेशन लिखना है तो ऐसे लिखोगे, एफ डॉट डी एक्स क्या होता है आपका, W होता है ना, वर्क डन होता है, तो डेल्टा U इक्वल्स टू माइनस टाइम ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस, इसका ऐसा बोलते हैं हम, ये याद रखना, डेल्टा U इक्वल टू माइनस WC। ओके, जैसे मैं बात करूं इसके लिए ग्रेविटेशनल और स्प्रिंग के लिए, ठीक है, तो हमें पता है कि ग्रेविटेशनल में जब हम किसी हाइट तक लेके जाते हैं तो ग्रेविटी नीचे लग रही होती है, तो हमारा वर्क डन कितना होता है, हमारा वर्क डन कितना होता है बाय ग्रेविटी माइनस mgh होता है ना। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना लिख सकते हैं हम, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी WC कंजर्वेटिव फोर्सेस, और यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सा है, ग्रेविटेशनल, तो इसके लिए इसको लिखेंगे हम तो माइनस माइनस mgh है ना, तो ये माइनस माइनस mgh कितना हो जाएगा, प्लस का mgh, तो mgh ऐसे लिखते हैं, और इसको क्या लिखते हैं, डेल्टा U को फाइनल माइनस इनिशियल। तो ऐसे ग्रेविटेशनल के लिए हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को mgh क्यों लिखते हैं, ये इसीलिए लिखते हैं, उसका वर्क डन नेगेटिव होता है लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होता है। ध्यान रखना, यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, यहाँ पे आ रहा है आपका नेगेटिव है ना, और यहाँ पे क्या आ रहा है भाई आपका, यहाँ पे आ रहा है पॉजिटिव। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रख रही है। ओके, ऐसे ध्यान रख सकते हो ना। अब मैं बात करूं स्प्रिंग की, स्प्रिंग की, तो स्प्रिंग के लिए जो वर्क डन होता है स्प्रिंग के लिए वो होता है माइनस के एक्स स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि हाफ के एक्स इनिशियल का स्क्वायर, इनिशियल पहले आता है इसमें, एक्स फाइनल का स्क्वायर है ना, ये लिखते हैं। और हमें पता है डेल्टा U इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, डेल्टा U इक्वल टू माइनस WC है ना, तो WC को क्या लिखोगे, अब इसको नेगेटिव करोगे, इसका मतलब डेल्टा U क्या लिखोगे तुम, हाफ ऑफ के एक्स, अब इसको माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा के फाइनल, ये फाइनल पहले आ जाएगा, इनिशियल बाद में, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो के इनिशियल का स्क्वायर, ये होगा, और ये अब पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही होगी आपकी, ध्यान रखना। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर, ठीक है, डेल्टा U इक्वल्स टू, तो ये आपकी पॉजिटिव आ रही होगी अब।
ठीक है। ये आपकी क्या आ रही होगी, ये तो क्या आ रहा होगा, नेगेटिव आ रहा होगा, है ना, और ये क्या आ रहा होगा आपका, पॉजिटिव आ रहा होगा। तो ध्यान रखना कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए जब कंजर्वेटिव फोर्स निकालते हैं वो नेगेटिव मिलते हैं, लेकिन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो वो पॉजिटिव मिलती है। क्यों? क्योंकि वो डिफरेंस हो जाता है। देखो, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और ये इसलिए होता है क्योंकि इसके अपोजिट करता है ना। पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो उसके अपोजिट जो फोर्स लग रहा है ना, अभी एक लाइन पढ़े थे ना, उसके एक्शन अपोजिट में करते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेज, उनके लिए वर्क डन निकाल लेते हैं और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इसके सामने लिख देते हैं ऐसे। ओके, तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, चेंज इन स्प्रिंग के लिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हाफ की एक्स स्क्वायर होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बता दिया इसका मैंने, ठीक है, इसके लिए, है ना। हाँ ठीक है, या फिर इसको इधर ही लिख लो। ये नोट्स आपको लिखना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो आप इसको इसमें ही लिख लो। ओके, ऐसे। अब देखते हैं टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, बस आप थोड़ा वेट करिए, है ना। अब देखें टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम में कई बार क्या होता है, हमें एक इक्वेशन दे देता है पोटेंशियल एनर्जी की। क्वेश्चन जो आएगा ना वो बता रहा हूँ डायरेक्ट, है ना, पहले बता रहा हूँ, उसके बाद में मैं कॉन्सेप्ट पे आता हूँ कि कैसे होता है। इसमें कोई भी इक्वेशन देगा, u इक्वल टू कोई पोटेंशियल एनर्जी की x की फॉर्म में कोई इक्वेशन दे दिया। अब वो ऐसे बोलेगा आपको या तो फोर्स निकालो या स्टेबिलिटी बताओ कि ये स्टेबल कौन से पॉइंट्स पे है ना, कौन सी पोजीशन पे ये स्टेबल है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। या फिर बोलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कौन से पॉइंट पे है, या फिर बोलेगा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम किस पे है। तो ये चार टाइप के क्वेश्चंस इससे बनते हैं। क्या क्या? एक तो फोर्स निकालने के लिए बोलेगा, या फिर बोलेगा दूसरा स्टेबिलिटी बताओ कि स्टेबिलिटी कौन कौन सी पोजीशन पे आई, पोजीशन पूछेगा, मतलब एक्स की वैल्यूज पूछेगा, है ना। या फिर पूछेगा कि बताओ एक्स की वो वैल्यू बताओ जिसमें मैक्सिमम है, या एक्स की वैल्यू वो बताओ जिसमें मिनिमम है। ये चार टाइप के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता यहाँ से, ठीक है। तो आओ जरा देखते हैं। अब ये टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए हमें एक एनर्जी ग्राफ देखना पड़ेगा। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है U और यहाँ पे पोजीशन है x, ठीक है। इसके अराउंड हमें एक ग्राफ दे रखा है ना। अभी हमने पढ़ के आए हैं हम F इक्वल टू क्या होता है, माइनस du/dx होता है ना। तो du/dx मतलब ये एक स्लोप ही तो है भाई। यदि मैं ग्राफ में बात करूं तो ये क्या है, स्लोप है ना। du/dx क्या है, एक स्लोप है। तो इस स्लोप के बारे में पता कर लो, फोर्स के बारे में आप पता कर लोगे, है ना, कि फोर्स आपका नेगेटिव है पॉजिटिव। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ पे ए पॉइंट पे बेसिक मैथ्स की मैंने 7 लेक्चर डाल रखे हैं चैनल पे, तो वो उनको देख लेना, तब समझ में आ जाएगा स्लोप क्या है, ये कर्व क्या है, ये सारी चीजें बेसिक मैथ्स की बता रखा है मैंने। अब तुम बताओ कि यहाँ पे ए पॉइंट पे मैंने ऐसे कर्व पे यहाँ पे एक स्लोप डाला है, इसका मतलब ये जो स्लोप है आपका वो कैसा है, नेगेटिव है पॉजिटिव है। तो देखो इस लाइन को हम ऐसे आगे बढ़ाए हैं, इसको आगे ऐसे बढ़ाए तो यहाँ पे थीटा दिख रहा है, थीटा ग्रेटर देन 90 दिख रहा है। ग्रेटर देन 90 में क्या होता है, आपका स्लोप नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये वैल्यू नेगेटिव है और ये ऑलरेडी नेगेटिव है, यहाँ पे माइनस का साइन ऑलरेडी है, तो नेगेटिव क्या हुआ, पॉजिटिव। तो ध्यान रखना ए पॉइंट पे क्या होगा, आपका फोर्स क्या होगा, यहाँ पे फोर्स आपका होगा पॉजिटिव, ठीक है। फोर्स क्या होगा ए पॉइंट पे, पॉजिटिव। अब मैं बात करूं बी पे, है ना, तो देखो बी की बाद में करेंगे, या फिर देख लेते हैं अभी। एकदम स्ट्रेट लाइन आ गई, tan थीटा इक्वल टू 0 हो गया, एंगल 0 हो गया एक तरह से, है ना। ऐसे होता तो इनफाइनाइट हो जाता, ऐसे हो गया बी पे, है ना। इसका मतलब यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ये 0 हो गया, इसका मतलब ये 0, तो F इक्वल टू 0। अब जहां पे फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन आती है आपकी, है ना, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है आपका, ठीक है। तो ये वाली वो कंडीशन है जहां पे आपकी स्टेबिलिटी आ गई, है ना, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आ गई। एफ बी, एफ ए क्या था आपका, एफ ए आपका पॉजिटिव था, ठीक है। अब बात करें एफ सी की, कि एफ सी क्या होने वाला है ना। तो एफ सी की बात करो, देखो ये, तो एफ सी की मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे ऐसा दिख रहा होगा कि ऐसा हमने एक लाइन ड्रॉ की,
तो ये ऐसे आ रहा है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है सी के लिए, थीटा सी बोल दो इसको, तो थीटा सी एक्यूट एंगल में आ रहा है ना, इसका मतलब टेंटा, ये जो ये है टेन थीटा या स्लोप, इसका पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव, इसका मतलब नेगेटिव है, तो फोर्स आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा भाई, समझ रहे? स्लोप के अकॉर्डिंग देख लो, ये नेगेटिव आएगा। फिर बात करें हम डी, तो डी की भी बात करें तो ये थोड़ा इसका स्लोप ऐसा आएगा, है ना, मतलब ये ज्यादा होगा वो कम होगा थोड़ा, वो ऐसा आएगा ना, और ये ऐसा आएगा, तो ये डी वाला ऐसा आएगा थीटा डी, तो थीटा डी आपका थीटा सी से कम आएगा, क्योंकि थीटा सी तो बढ़ रहा है, ये बढ़ गया ना, और वो कम हो गया, ये कम है, ये ज्यादा है ना, तो थीटा सी आपका ज्यादा है, थीटा डी कम है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव में, ये फोर्स नेगेटिव होगा इसका, और एफ डी भी आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव में ये वैल्यू ज्यादा है और ये कम है, ये कम है, इसका मतलब आपका फोर्स कौन सा बड़ा हुआ, आपका फोर्स तो यही हुआ ना बड़ा, क्योंकि ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव में वैल्यू जिसकी ज्यादा होती है वो ही छोटा होता है ना, तो ये नेगेटिव, तो ये आपका एफ डी छोटा होगा। फिर ई पॉइंट आ जाता है, ई पे भी वापस वही जीरो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आएगी, है ना। अभी मैं बताऊंगा ई और बी के बीच में कैसे रिलेट करेंगे, कि यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम एनर्जी मिली है और वहां पे मैक्सिमम एनर्जी मिली है, कैसे मिली है वो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो यहाँ पे वापस अपना जो ग्राफ आएगा वो इस टाइप से आएगा, है ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अपनी वापस जीरो हो जानी है, फिर इसके बाद में यहाँ पे वापस देखेंगे, यहाँ पे वापस नेगेटिव हो जाएगा, है ना, ऐसे चलते जाएंगे। एच पे आपको कोई कर्व नहीं मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, तो ना तो यहाँ पे हम स्टेबल बोलेंगे ना अनस्टेबल बोलेंगे, ओके। आ जाओ, जो मैंने बताया वही पॉइंट्स लिखे हुए, देखो ए पे क्या था, ए पे ऐसे नेगेटिव आ रहा था, डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी क्या था आपका, स्लोप क्या था, नेगेटिव था, इसलिए एफ क्या था, पॉजिटिव। सी पे क्या रहा था, स्लोप आपका पॉजिटिव था, इसलिए एफ क्या था, नेगेटिव था। बी पे मैंने बोला कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्या था, स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि फोर्स क्या था यहाँ पे, फोर्स यहाँ पे जीरो हो गया था, डी अपॉन डी एक्स जीरो हो गया था। और बी पे हम अब कैसे पता करेंगे कि मिनिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो पता करने के लिए डी अपॉन डी एक्स बराबर जीरो रखो, यहाँ पे एक इक्वेशन आएगी, है ना, यहाँ पे एक इक्वेशन आएगी, बराबर जीरो करो, वहां से एक्स की वैल्यूज पता कर लो, इक्वेशन आएगी वहां पे इक्वल टू जीरो कर दो, फिर आप, है ना, यहाँ से एक्स की वैल्यूज पता करो, है ना, एक्स फाइंड करो आप, एक्स फाइंड करके उसका डबल टाइम डिफरेंशिएट कर दो, और वो एक्स की वैल्यूज इस वैल्यूज में पुट करो। यदि ये पॉजिटिव आता है, यदि ये पॉजिटिव आता है, ग्रेटर देन जीरो आता है, तो इसका मतलब है यू मिनिमम मिलेगा आपको, यू मिनिमम मिलेगा, ध्यान रखना, समझ गए। अभी क्वेश्चन से बताता हूं और मैं, ध्यान रखना। और यदि यही आपका डी यू स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर यदि लेस देन जीरो आ रहा है, इसका मतलब जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी वो क्या है भाई, वो आपकी मैक्स है, मैक्सिमम मिनिमम मैंने बेसिक मैथ्स में बताया था, वही चीज है, वापस यहाँ पे ध्यान रखना। तो डबल टाइम डिफरेंशिएट करके ही आप पता कर सकते हो कि यू मैक्स है, यू मिनिमम है। जो मैंने चार चीजें बताई थी ना, कि फोर्स कैसे निकालोगे, है ना, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे, वो वाली चीजें बता रहा हूं मैं यहाँ पे। चलो भाई एक देखते हैं ये वाला चीज, है ना। अब देखो यहाँ पे है, आपको फोर्स दिया हुआ है, ठीक है, फोर्स दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि एफ इक्वल टू क्या होता है, डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स, है ना। अब ये स्टेबिलिटी चेक करने के लिए बोल रहा है, स्टेबिलिटी के लिए मैंने क्या बताया था अभी आपको, कि वो उसका जो डी अपॉन डी एक्स है, डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो करके देखो, बराबर में जीरो करके देखो, एक्स की वैल्यू जो आएगी वही आपको स्टेबिलिटी बताएगी, ये कि ये स्टेबल, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो वही है, पोजीशन ही पूछ रहा है ना, तो वही वाली स्टेप, डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो करके इक्वेशन से एक्स फाइंड कर लो। बताया था ना मैंने, फोर्स पूछ सकता है, पोजीशन पूछ सकता है, यू मिनिमम यू मैक्सिमम पूछ सकता है, तो इसमें वही पोजीशन पूछ रहा है, मतलब एफ इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स होता है, इसका मतलब ये वैल्यू हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, ये वैल्यू हमें दे रखा है, वो ऑलरेडी डिफरेंशिएट करके ये वैल्यू दे दिया हमें वो, है ना। अब इसके इक्वल में जीरो रख दो, सिंपल सी बात है, एक्स की जो वैल्यूज आएगी उसी पे स्टेबिलिटी मिलेगी हमें, तो बराबर जीरो कर दो, तो इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व करोगे तो 2x स्क्वायर 4x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू जीरो, 2x कॉमन लिया तो x माइनस 2, और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 2, तो x की वैल्यू एक तो 2 आ गई और एक आ गई माइनस का 1/2 आ गई। ये दो वैल्यूज वो है जहां पर आपको स्टेबिलिटी मिलेगी,
ध्यान रखना। अब ये भी पता कर सकते हो कि इसमें सर इसमें, चलो इसी क्वेश्चन में सारी चीजें बता देता हूँ, है ना। देखो पोजीशन तो पता ही कर लिया हमने, केस तो फर्स्ट हो ही गया आपका। सेकंड चीज इसमें ये भी पता कर सकते हो कि यू मिनिमम कहाँ मिलेगी आपको और यू मैक्सिमम कहाँ मिलेगी आपको, ठीक है। तो यू मिनिमम यू मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगी, पोजीशन ध्यान रखना, वो पोजीशन बताना आपको, है ना। तो आप क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएट करो डबल टाइम, तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये कर लो। तो इसका डिफरेंशिएट करोगे तो देखो 2 इंटू 2 4x माइनस 3 आ गया, -3 आ गया। अब इस इक्वेशन में आप ये वैल्यूज पुट करके देखोगे, तो पहले 2 पुट करो, 2 पुट किया हमने तो 4 इंटू 2 -3 तो कितना आया 8 -3 5, ये 5 आ गया, ये ग्रेटर देन 0 आया है ना। और एक बार ये पुट करके देखो -1/2 तो 4 इंटू -1/2 -3 तो यहाँ पे आया ये -2 -3 तो ये -5, ये लेस देन 0 आया। इसका मतलब ये क्या है, इस पे तो आपको मिलेगी -1/2 पे तो आपको मिलेगी मैक्सिमम एनर्जी, है ना। x इक्वल टू -1/2 पे मैक्सिमम मिलेगी और x इक्वल टू 5 पे क्या मिलेगी, मिनिमम एनर्जी मिलेगी। ये यहां तक और पूछ लेता है कभी कभी वो, ओके। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि ऐसे होता है। अब देखो भाई, अब देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना। तो आपको पता होना चाहिए मैकेनिकल एनर्जी, अभी मैंने बोला कि कंजर्वेटिव फोर्सेज में जब बात होती है कंजर्वेटिव फोर्सेज में, तो उसमें हम इंटरनली चेंज कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे में चेंज हो सकती है, लेकिन ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी आपकी कंजर्व रहती है। मतलब टोटल एनर्जी इनिशियल में और टोटल एनर्जी फाइनल में इक्वल रहेगी। और इस टोटल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। और इसमें इंक्लूड कौन कौन सा होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये इन दोनों का चेंजेस कुछ भी करो, बाद में जो भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, वो और इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, उनका सम हमेशा इक्वल होना चाहिए। यही है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ध्यान रखना, ओके। तो कि कंजर्वेटिव फोर्सेज में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, इसका मतलब पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक फाइनल की, ठीक है, ऐसे इक्वल करना है। चलो भाई इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ब्लॉक मास है 4 kg का, ठीक है। फ्रिक्शन लेस ऑफ द हॉरिजॉन्टल सरफेस, वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, कम्स टू रेस्ट आफ्टर प्रेसिंग ए स्प्रिंग, ठीक है। तो फाइंड कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। अच्छा ये दे रखा है, के की वैल्यू आपको दे रखी, स्प्रिंग का कांस्टेंट इतना है, ओके। देन कंप्रेस द स्प्रिंग विल बी, तो कितनी स्प्रिंग को वो करेगी, ओके, ठीक है। 4 kg का है, ठीक है। तो मान लो ऐसे कैसे रखा हुआ, हॉरिजॉन्टल, ओके, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है ना। मान लो कुछ ऑब्जेक्ट है और 4 kg का, है ना, और इधर स्प्रिंग लगी हुई है, ठीक है। इसकी स्पीड कुछ है, कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। ये इस पे जा रहा है, यहाँ पे कौन सी एनर्जी है, ओनली पोटेंशियल है, ये ओनली काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी कितनी है भाई इसमें, हाफ mv², है ना। जब ये इस पे जाएगा, इसको कंप्रेस करेगा तो अभी इसके पास कोई एनर्जी नहीं है, 0 है ना। काइनेटिक एनर्जी भी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ की x² होगी। जब ये कंप्रेस हो जाएगा तब होगी इतनी, है ना। तब ये कंप्रेस हो जाएगा जब इतनी होगी, और इसके ये रुक जाएगा लगभग, वही तो पूछा कितना कंप्रेस कर सकता है, तो ये रुकेगा तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। ओनली पोटेंशियल एनर्जी आएगी, कितनी आएगी, हाफ की x² आएगी। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, हाफ से हाफ गया, m कितना है, m अपना 2 है, v कितना है 2, अच्छा m4 है, v 2 है, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर इक्वल टू k कितना है अपना 100, और x कितना है, x निकालना है, निकाल लो सिंपल। तो x² इक्वल टू कितना हो गया भाई, 4 इंटू 2 इंटू 2 4 अपॉन 100, तो ये आया 4 अपॉन 10, मतलब 0.4 मीटर। ये मीटर में है इसलिए मीटर, ओके। क्लियर, आगे चलें। एक क्वेश्चन और है, देख लो, फिर पावर पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक बॉल है मास 2 kg की, रिलीज फ्रॉम द टावर ऑफ पिसा, काइनेटिक एनर्जी जनरेट आफ्टर द फॉलोइंग
10 मीटर। ये बोल रहा है स्टार्टिंग में फ्रीली 10 मीटर ऊपर से एक बॉल छोड़ी गई, तो बताइए इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी आफ्टर 10 मीटर। 10 मीटर गिरने के बाद भी उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हमें नहीं पता कितना गिर रहा है, लेकिन यहाँ पे h इक्वल टू 10 पे, h इक्वल टू 10 पे ऊपर से गिर रहा है वो, ठीक है, और फ्री फॉल हुआ है, ठीक है, तो वो 10 मीटर से गिर रहा है। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट मान लो, यहाँ पे क्या मान लो भाई, रेफरेंस पॉइंट मान लो कि आपको h कितने चलाना है, 10 मीटर, है ना। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 कर देना और काइनेटिक एनर्जी आपको पता चल जाएगी। काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है ना। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh, mgh मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू m कितना है 2, तो 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 200, 200 है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है यहाँ पे 0 है, इनिशियल रिलीज किया है, फ्रीली रिलीज किया है ना। और इनका सम बराबर होना चाहिए, तो 200 प्लस 0 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस 0, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई भाई 200 जूल। ओके, ऐसे कर लोगे आप सिंपल था। चलो आ जाओ पावर के बारे में देखते हैं। पावर जब किसी को काम करने की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, एनर्जी। अब वो एनर्जी है, ठीक है, या फिर वो काम कर रहा है, तो वो कितने टाइम में काम किया उसी की रेट को हम क्या बोलेंगे, पावर, ठीक है। तो ध्यान रखना, एवरेज पावर किसको बोलते हैं, टोटल वर्क डन बाय द टोटल टाइम टू डू वर्क, टाइम जितना वर्क करने में जितना टाइम लगा वो। या फिर वर्क को क्या बोलते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। याद करो डेल्टा के ई इक्वल्स टू क्या होता था, डब्ल्यू ओल, है ना। तो डब्ल्यू की जगह काइनेटिक एनर्जी भी तो लिख सकते हैं, टोटल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल टाइम। ओके, इसका मतलब आपका दोनों फॉर्मूलाज है, डब्ल्यू अपॉन टी भी लिख सकते हो या फिर डेल्टा के ई अपॉन टी भी लिख सकते हो। ये आएगा आपका एवरेज पावर। ओके, ऐसे। और कभी कभी अब इसकी यूनिट वगैरह भी देख सकते हो आप। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भाई, इसकी जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, है ना, या फिर वॉट आपकी एनर्जी होगी, ये पावर होगी आपकी। ओके, ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें आपको यहाँ पे कभी कभी क्या ग्राफ दे रखा होगा, ठीक है, कभी कभी आपको W में, वर्क में और टाइम में ग्राफ दे रखा होगा। तो उसका जो स्लोप है, मान लो यहाँ से यहाँ तक का है ना वो, तो यहाँ से यहाँ तक का डेल्टा W अपॉन डेल्टा T, इसका जो स्लोप है, या फिर इसमें हम चेंजेस देखें, यहाँ से यहाँ पे जितना चेंजेस देखेंगे, यहाँ से यहाँ पे जितना टाइम चेंज गया और उतना वर्क डन हुआ, तो वो किसकी वैल्यू देगा, आपका पावर की, या फिर एवरेज पावर की, ऐसे बोल सकते हो, एवरेज पावर की वैल्यू देगा वो, ध्यान रखना। ओके, और इसमें इंस्टेंट पावर देखते हैं। इंस्टेंट पावर मतलब अचानक से किसी भी पर्टिकुलर, किसी फिक्स टाइम पे, है ना, किसी फिक्स टाइम पे या किसी पर्टिकुलर टाइम पे। तो यहाँ पे देखो W और T के बीच में जो भी ग्राफ दे रखा होगा वो ऐसा होगा। तो किसी भी पॉइंट पे हम जब स्लोप खींचेंगे तो उसका जो tan थीटा होगा या उसका स्लोप होगा, वो स्लोप किसकी वैल्यू देगा, वो स्लोप आपकी P की वैल्यू देगा, इंस्टेंट P की, है ना। तो P इंस्टेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W अपॉन T, इसका मतलब वो स्लोप, ठीक है, जो भी m है आपका tan थीटा है, ठीक है। ये आपका किसकी वैल्यू देगा भाई, आपके इंस्टेंट पावर की वैल्यू देगा। ओके, तो ये अब आपको W निकालना आता है ना, तो बस टाइम का ही तो डिवाइड देना है, तो ध्यान रखना ऐसी चीजें आप कर सकते हो इजीली। अब इसी में है ना एक आता है एफिशिएंसी वाला, ठीक है, इसमें आता है एक एफिशिएंसी वाला। ओके, तो एफिशिएंसी वाले में देखो क्या होता है, जब भी हम एफिशिएंसी निकालते हैं किसी भी, तो एफिशिएंसी क्या होती है कि हमने कितना काम किया और कितना हमने इनपुट दिया था, मतलब एक तरह से कितना आउटपुट मिला हमें कितना इनपुट देने से, ठीक है। जैसे अभी बोलते हैं ना कि हमारी बाइक इतना एवरेज दे रही है ना, इसका मतलब वो एफिशिएंसी बता रहा है कि हमारा इतनी, मतलब इतना पेट्रोल में इतना ज़्यादा चला, तो उनका एवरेज लेके हम बताते हैं भाई हमारा तो इतना का एवरेज देती है, इतने का मतलब एफिशिएंसी है ना। तो मतलब एक तरह से कितना इनपुट देने से कितना आउटपुट मिला आपको, ठीक है, उन्हीं का रेशियो। तो उन्हीं के रेशियो को आपको ये एफिशिएंसी दिखाते हैं, इसको ईटा, ईटा इसका साइन होता है वर्क डन अपॉन टोटल एनर्जी, एक तरह से कि इनपुट एनर्जी कितनी एनर्जी दी आपने और कितना वर्क डन आपने किया, तो वर्क डन ये मतलब आउटपुट एक तरह से।
तो ये आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। किसी में भी निकाल लो, आउटपुट अपॉन इनपुट को एफिशिएंसी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हम, वर्क पावर एनर्जी। तो वर्क डन, कुछ वर्क डन हुआ होगा और कुछ एनर्जी दी होगी हमने, तभी तो कुछ वर्क डन हुआ होगा, तो उनका ही रेशियो क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। तो कभी कभी एफिशिएंसी से कोई रिलेटेड क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, वर्क डन अपॉन इनपुट, वर्क डन अपॉन एनर्जी, कितनी एनर्जी इनपुट की। जैसे इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है। जैसे ये एफिशिएंसी 50%, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये वेल है, यहाँ पे एक ट्यूबवेल है या फिर वेल है, वो 100 मीटर है, उसकी हाइट कितनी है 100 मीटर, और ये जो वाटर को आउट कर रहा है वो 7200 kg पर आवर कर रहा है ना, पर आवर कर रहा है, और ये 100 मीटर है, ठीक है। एफिशिएंसी इसकी इतनी है, तो एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन एनर्जी या फिर इनपुट एनर्जी। तो इनपुट एनर्जी हमें पता है कि कितना करना है इसको, है ना, तो हमें एनर्जी पता, इनपुट हमें पता है कि इतनी कर सकता है, ठीक है। तो ये mgh निकाल सकते हैं, उसकी एनर्जी जो भी वर्क डन है वो निकाल सकते हैं। तो वर्क डन निकाल लोगे आप। वर्क डन कैसे निकालोगे, यहाँ पे पंप लगाया है ना, और पंप इसको फेंक रहा है, आउट कर रहा है, तो आपको इनिशियल एनर्जी यहाँ से पता चल जाएगी। फाइनल ये वर्क डन आउटपुट में आपको वर्क डन पता चल जाएगा इसका। कैसे, वर्क डन इक्वल टू n इंटू ई एनर्जी। तो एफिशिएंसी कितनी है 50%, तो 50 इंटू ये ई कितना हो जाएगा, ई इसका हो जाएगा mgh। तो m अपना 7200 टाइम इसमें नहीं दिया तो हम t मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रेट दे रखा है, ध्यान रखना। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 7200 t मान लेंगे इसको, है ना। तो ये हो जाएगा अपना kg, जो ये मास हो गया, ये m ये कर दिया 7200 इंटू टी, mg, g आपका 10 है, h आपका 100 है, ठीक है। ये कितना है 100, तो इसमें डिवाइड दे दो कितना, बस यही हो गया आप mgh, ठीक है। ये w हो गया अपना, ये वर्क आपका वर्क निकल गया। तो आपको पावर पता है, वर्क डन अपॉन टाइम होता है, तो वर्क आपका ये है, टाइम का t का डिवाइड दे दो, तो w अपॉन t करोगे, t हमें नहीं पता, t एज्यूम कर रखे, तो ये t उठ जाएगा। तो यहाँ से पावर कितनी आ जाएगी 507200, और ध्यान रखना यहाँ पे आवर में निकल रहा है, ये जो भी निकल रहा है वो आवर में निकल रहा है। 7200 इंटू 1000, ठीक है, 1000। तो ये किस में आया पूरा का पूरा, ये आया है W, इसका ध्यान रखना, ये किस में आया, जूल में आया है, और ये जूल पर आवर आया है, जूल पर आवर आया है, ध्यान रखना, क्योंकि हम आवर में लेके चल रहे हैं, यहाँ पे जूल पर आवर आया है। यदि आप इसको मीटर पर सेकंड में भी करना है तो ऐसे कर सकते हो कि 50 इंटू 7200 इंटू 1000 डिवाइड में 60 डिवाइड बाई 60, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा वॉट में निकल जाएगा या फिर जूल पर सेकंड में। तो जूल पर सेकंड में ऐसे कर सकते हो, 0 से 0 गया, 2 0 गए, 6 से 72 कितने टाइम गया, 72, और फिर 6 से 2 गया 2 टाइम, तो 2 इंटू 50 100, 2 इंटू 50 100 और 00 और 000 ऐसे। तो 10,000 का मतलब 10 किलोवाट, इतनी पावर की रिक्वायरमेंट होगी आपको, ओके, ठीक है। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट चीज, ठीक है। जब तक के लिए मोटिवेटेड रहो, फोकस्ड रहो, और नीट के ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं तो उस पर आप फोकस करके रखो। थैंक यू।